जो अपने ग्रह हैं ना, ये अपना पार्ट प्ले कर ही देते हैं, चाहे आप जितने मर्जी होशियार हो। जैसे मैं एक दो टिप देता हूँ, केतु पहले घर में हो तो सोफा बेड वगैरह नहीं लाना, मगर उस साल कोई कारण ऐसा बन जाएगा, जरूर आएगा। सर फिर उन्होंने लाल किताब में ये भी लिखा पंडित जी ने कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, तो इसका मतलब कोई भी जो समस्या है हमारी हल हो सकती है लाल किताब के उपायों से। बहुत अपनी ये गहरी और गूढ़ बात बताई है। मुझे पता है कि आज आप बहुत गहरी चीजें हमें बताएंगे सर। कई जो ज्योतिषी कहते हैं कि ये टोटके हैं, टोटका बिल्कुल कोई नहीं है। सारे विज्ञान पे, ग्रहों की नेचर पे आधारित। हम गुरुओं के साथ बैठते तो ऐसे खाली समय में गूढ़ ज्ञान की काफी बातें वो समझाते थे या करते थे। लाल किताब के और भी कई चैप्टर आएंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। वैसे जो पंडित ने लिखा है, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा। जब मैं फरवाले जाता था ना, तो पंडित जी के जो भतीजे थे वो मुझे मिलते थे, तो वो कहते थे पंडित जी को रात को पंडित जी के कमरे से आवाजें आती हैं। ये इसका रहस्य है। कोई आपके दिल में कोई शंका है, आप बार बार पढ़िए, वो शंका किताब ही बता देगी। अपना भेद ये आप ही खोलती है। बाकी अगर कोई योग्य गुरु मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। जैसे मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा रही। दिल फेंक, किसी पे भी दिल आ गया, ना जाति ना पाति ना रंग ना रूप, कुछ नहीं देख। जैसे रजिया सुल्ताना एक हबशी गुलाब पे मर गई, पंडित ने लिखा हुआ है, ये पहले शुक्र की निशानी है। दूसरे घर का शुक्र कहते जो पत्नी होगी वो स्कूल टीचर की तरह हरदम बन ठन के रहने वाली है। और नौमा जो शुक्र है, कई बार वो पति पत्नी में जुदाई का सबब भी बन जाता है। भगवान राम के नौ में शुक्र था। सातवां घर स्त्री का या पति का है। सातवां घर शुक्र तुला राशि है ना। छठा घर शत्रु का है। आठवां घर मौत का है। यानी कि शुक्र के इधर शत्रु इधर मौत। शुक्र के कारण ही शत्रु पैदा होते हैं, उनके कारण ही वो मौत का कारण बनते हैं। और औरत के स्वभाव के लिए कहा है, दाल में नमक ज्यादा होना तो उसे कहिए कि दाल में नमक ज्यादा है मगर स्वाद है। प्रेम से उससे बात करना है। और अगर शुक्र आठवें में या गृहस्थी में दुख दे रहा हो, तीसरे शुक्र वाले के साथ वो आपसे डरेगी, पति से डरती है, मगर दूसरे के लिए बड़ी खूंखार औरत है। आदमी भी ऊपर से सूफियाना, अंदर से आशिकाना, यानी कि वो बातें तो चाहे धर्म कर्म की करे और अंदर से आशिक मिजाज होगा। बताइए सर, वर्षफल किस तरह आप देखते हैं? सटीक क्या तरीका है वर्षफल देखने का? किताब किसी को तो कह देती है कि आपने बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करना, कुछ खुशी नहीं मनानी, कुछ अपनी खुशियों का दिखावा नहीं करना। और होता भी है कि कोई व्यक्ति ने खुशी मनाई नहीं, बैंड बाजा बजा नहीं उसके घर, तो उसका नुकसान हो गया या कोई एकदम समस्या आ गई। और किसी को लाल किताब ये भी कहती है कि आपके लिए खुला है कि आप कुछ मर्जी दिखाओ कुछ। तो इसका क्या लॉजिक है? तो उन्होंने 100 कुत्तों को एक ही दिन में खीर खिलाई। वो सुबह से निकले, शाम तक सारा दिन वो घूमते रहे, हाथ में बाल्टी खीर की लेके। और अनएक्सपेक्टेडली तीसरे दिन उनकी जो ट्रांसफर थी वो रुक गई कि वहीं आप उसी स्टेशन पे रहेंगे। जो आपको सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं, जो आप ऐश्वर्य का भोग करते हैं, वो सब शुक्र के बाद। तभी मैंने सर ये वाला शुक्र ही लिया है, क्योंकि आजकल सबको शुक्र ठीक रखना बड़ा जरूरी है। तो देखिए, सोने का क्लिप दे दें, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल। और अगर वो क्लिप अपने दहेज में ले आए, वो सबसे बढ़िया। पति का खर्चा ही नहीं हुआ ना सर, ये और भी अच्छा हो गया। सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता होगा हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। दोस्तों, इन्हीं शानदार पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही ज्ञान से भरे हुए पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी सोचा है, सितारों की इस अनंत चादर के नीचे हर कोई किस्मत का एक धागा लेकर चलता है, और कभी कभी इस रास्ते में अंधेरा हो जाता है और ये धागे उलझ जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि कोई ऐसी आशा की किरण दिखे जो इन धागों को सुलझा दे और हमारे रास्तों को रोशन कर दे। और ज्योतिष शास्त्र यही रोशनी है, और उसमें लाल किताब एक ऐसा सूरज है जिसका प्रकाश सीधा, सरल और अचूक है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कर्मों को सुधारकर भविष्य संवारने की एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही मार्गदर्शक हैं जिन्होंने इस रोशनी को दशकों तक महसूस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने लाल किताब के जनक महान श्री रूपचंद जोशी जी का
प्रत्यक्ष सानिध्य भी प्राप्त किया। 45 साल का इनका तप, हजारों लोगों का मार्गदर्शन, चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान, ज्ञान का ऐसा सागर जिसकी गहराई में अहंकार की एक बूंद भी नहीं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक अग्रवाल जी का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका शुक्रिया, आपने अपनी पॉडकास्ट पे मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। सर शुक्रिया आपका सर। जो भी लाल किताब करते होंगे ना सर, आपका पॉडकास्ट में पहली बार आना सबके लिए उत्सव से कम नहीं है सर। आप हमारे लिए या सबके लिए जो भी लाल किताब करते हैं उनके लिए बहुत आदरणीय है सर। आपसे सबको बहुत स्नेह है सर। और थैंक ये यू आज थैंक यू। हमारा भी सौभाग्य है कि आपने समय दिया हमें सर। तो मैं आज बिल्कुल देर नहीं करूँगी सर क्योंकि हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे सर। इस ज्ञान के समंदर से मैं कोशिश करूँगी बहुत कुछ लेने की। जो कुछ मेरे पास है मैं जरूर डिलीवर करूंगा आपको। शुक्रिया सर। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो हमारे लाल किताब के महान ज्योतिषी पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, उनसे आपका मिलना कैसे हुआ सर? वो पल कैसा था? वो आप हमारे साथ साझा कीजिए सर। राखी, मैं लुधियाने में रहता था पहले। जी। तो हमारे पिताजी के पास एक उनके मद्रासी मित्र थे, मिस्टर एंगर। वो आते थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो वो हमारी पत्रियां वगैरह देखते थे पिताजी की भी, तो हमें बड़ा शौक हो गया कि ये कैसे बता देते हैं। तो ये 70s की बात है, तो मैं कॉलेज में था, तो मैं भी एक ज्योतिष की किताब ले आया। तो ये राशियां वाशियां पढ़ने लगा, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक दो वैदिक गुरु भी मिले, तो उनसे मैंने वैदिक सीखा पहले। जैसे जैसे एलिमेंट्री आप कहते हैं, प्रारंभिक ज्योतिष शिक्षा ली उनसे। मगर उन उन दिनों में 72 की बात है, मुझे मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि हमारे घर से 30-40 किलोमीटर दूर पे एक गांव है फरवाला, वहां पंडित रूपचंद जी हैं। उन्होंने किताब लिखी है, लाल किताब। कहते हैं उनकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक है। तो मैं वहां पे सर्दी का जनवरी 72 में, मैं लुधियाना से स्कूटर पे, टू व्हीलर पे, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो मैं पंडित जी से मिलने गया। तो पंडित जी अपनी बैठक में बैठे थे, मगर वो किसी अपने विचार में थे, कुछ लिख रहे थे। उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा फिर आना, और दरवाजा बंद कर लिया। तो मैं वहां से बाहर निकला, तो मैं दरवाजा खटखटाने लगा। तो उनका भतीजा बाहर खड़ा था, एक हरिदत्त नाम का लड़का था। तो उसने कहा कि चाचा जी तो थप्पड़ मार देंगे तुम्हें। मैं बहुत छोटा सा था। तो कहते तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। तो काका तू क्या कर रहा है, चल चल ना चला जा। तो मैं कहा यार मैं बड़ी दूर से आया हूँ लुधियाना से। तो कहते आज तो पंडित जी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, फिर आना। तो मैंने कहा अब मैं खाली तो जाता नहीं, क्या करूं। तो पंडित जी के घर के 7-8 घर छोड़ के एक गली थी, गली के दूसरा घर तक पंडित दुर्गादास जी थे। वो पंडित जी के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा आप खाली ना जाओ, उनसे मिल लो। मैं पंडित दुर्गादास जी के पास गया, तो उन्होंने बड़ी सर्दी थी बड़ी, वो उपले जला के बैठे थे, बड़े सादा से आदमी। तो उनको मैंने अपने फादर की कुंडली दिखाई, वो किसी समस्या में थे। तो उन्होंने घड़ी देख के वर्षफल बनाया, घड़ी देख के वर्षफल बना के मुझे कुछ उपाय बताए। वो मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आए, आज मैं समझ गया कि वो किस प्रकार उन्होंने देखा था। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वो 15-20 दिन में वो काम हो गया। तो मेरी बड़ी रुचि ये हो गई ये लाल किताब में। तब ये लाल किताब अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे एक मित्र थे, उनके पास उर्दू की किताब थी। तो वो क्या करते थे, मैं उनके पास जाता था, वो रोज पढ़ते थे, मैं लिखता रहता था। उसके बाद फिर दोबारा पंडित जी से मिलने गया। तो उस दिन पंडित जी अपने किसी डेरे पे, वहां कुछ श्रीचंद जी का डेरा था, वहां गए हुए थे। तो उस दिन भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो पंडित जी के मैंने दर्शन किए हैं, तो मगर उनसे मेरी कोई निजी वार्तालाप नहीं हुई। तो वहां फिर मुझे पता चला कि पंडित जी के दो परम शिष्य हैं लुधियाना में ही हमारे, एक मदन लाल सूद से और एक बलदेव वर्मा जी। मदन लाल सूद थे, उनके पास में जाने लग गया। तो वो भी पंडित जी की तरह थोड़े से गर्म स्वभाव थे। तो मुझे 2-4 चक्कर लगवा के फिर वो एंटरटेन करने लग गए। तो मेरा फिर उनसे प्यार हो गया, मैं उनके पास जाके बैठने लग गया। अभी वो कैसे देखते हैं कुंडलियां, तो वैदिक का ज्ञान तो मुझे था ही। तो वो कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते, तो मैं उनके पास सीखने लग गया। तो उसके बाद फिर मेरा दिल्ली आ गया। तो दिल्ली सूद साहब मेरे घर आने लग गए।
तो हमारे घर में तांता लगा रहता था, 50-100 बंदे रोज आते थे। तो मैं उनके पास बैठ के देखता था कि ये इनका देखने का तरीका क्या है और ये उपाय कैसे बनाते हैं, जो इसकी लाल किताब की मेन खासियत है। तो वो फिर उनके मार्गदर्शन में थोड़ा बहुत सीखा, तो कुछ अपनी मेहनत की, तो जो कुछ है आज आपके सामने। सर बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जो स्टोरी है, जो हम इसे सुनना चाहते थे आपके शब्दों में। सर अगला मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि जैसे आप वर्षफल देखते हैं, हम सबके लिए वर्षफल जो देखना ना क्योंकि इसके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। कोई किस तरीके से देखता है, आज आप अपने मुख से बताइए सर वर्षफल किस तरह आप देखते हैं? सटीक क्या तरीका है वर्षफल देखने का? राखी, इसमें वर्षफल का पंडित जी ने एक इंडेक्स दिया हुआ है जी। कि कौन से ग्रह कौन से साल में आपकी कुंडली के ग्रह कौन कौन से घर में आएंगे। सबसे पहले जो हमने सीखा है कि छठा और आठवां घर कुंडली का सबसे पहले ये देखना चाहिए, फिर पांचवा और 10वां घर, पहला घर, ऐसे सारे घर देखने चाहिए, मगर 2, 6, 8, 12 सबसे पहले इनको देखना चाहिए। इनमें कोई खराब ग्रह हो तो उसका पहले उपाय या निवारण करना चाहिए। ये तरीका है सही लाल किताब का वर्षफल देखने का। जो वर्षफल देखते हैं सर, तो सबसे पहले अगर उपाय किया जाए तो सर वो किस ग्रह का करना चाहिए? आप ये भी कुछ देखना चाहिए सर वर्षफल देखते हुए? देखो, इसमें लाल किताब में एक टक्कर का हिसाब किताब है, टकराव, ग्रहों का टकराव। जी सर। इसमें 2 टकराव बड़े खतरनाक है। 1, 8 यानी कि पहले घर में ग्रह हो और 8वें घर में ग्रह हो, 5वें घर में ग्रह हो और 10वें घर में ग्रह हो। इनके टकराव में आके जो ग्रह आते हैं ना, टक्कर मारने वाला, टक्कर खाने वाला, दोनों खराब हो सकते हैं। उन दोनों का उपाय सबसे पहले करना चाहिए। सर एक बात बताइए कि लाल किताब में के जो उपाय होते हैं, वो असरदार हैं सर? हम लाल किताब के उपायों को ही क्यों ज़्यादा मतलब मानते हैं कि ये ज़्यादा असरदार हैं सर? देखो, लाल किताब के कई जो ज्योतिषियां कहते हैं कि ये टोटके हैं, टोटका बिल्कुल कोई नहीं है। सारे विज्ञान पे, ग्रहों की नेचर पे आधारित है। पंडित ने हर एक ग्रह की कुछ वस्तुएं बनाई हैं, जैसे सूर्य की है, गेहूं है, गुड़ है, तांबा है, चंद्र का चावल, चीनी और चांदी, मंगल का मसूर की दाल, मीठा, शहद, ऐसे हर एक ग्रह की वस्तुएं हैं। तो इन छोटी छोटी वस्तुओं से, घरेलू वस्तुओं से ग्रह का उपचार हो जाता है कि ग्रह को मंदी हालत में हो उसकी चीज का दान कर दिया जाए। इसमें 3 सिस्टम है। एक तो होता है कि ग्रह को अपने से दूर कर देना। कोई ग्रह बुरा कर रहा है ना, उसे चलते पानी में डाल दो, तो आपसे दूर कर देना। एक होता है कि 1 साल के लिए ग्रह को दबा देना या नष्ट कर देना, वो 8वां घर होता है, वहां दबाने का काम होता है। और एक होता है दान से, मंदिर वगैरह में या किसी को दान देके उस ग्रह की जो दुर्गुण है उनको कम किया जा सकता है। मगर जो दबाने वाले उपाय हैं या बहाने वाले उपाय हैं, ये किसी विशेषज्ञ की राय से ही करने चाहिए, ना कि यूट्यूब पे आप कभी देखते हैं ना। मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं कि मैंने सुरमा दबा दिया, मैंने यूट्यूब में पढ़ा, मैंने ये बहा दिया, मैंने खांड दबा दी, तो उसके बाद नुकसान हो जाता है। जी, लोग देख-देख के बहुत चीज़ें अब करने लगे हैं, जो सही नहीं है सर बिल्कुल। सर, लाल किताब से मेरे मन में सवाल आता है और मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि क्या किस्मत बदली जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं फिर बदली जा सकती। इसमें लाल किताब की एक धारणा है कि शक का फायदा उठाया जा सकता है, शक का। ग्रह अगर शक की हालत में है, इसकी मैं मिसाल देता हूँ जो गुरुजी सुनाते थे। उन्होंने, जी, पंडित जी के ने सुनाया होगा, किताब में भी लिखा हुआ है, शायद कहीं हो। आपने कत्ल किया, मैंने देखा। अब जज मुझसे पूछेगा कि राखी ने कत्ल किया, मैंने कहूंगा यस, तो आपको दंड मिलेगा, उम्र कैद, फांसी, जो भी हो। यही अगर मैं कह दूं ये राखी ने कत्ल किया, मैंने कहा मेरा ख्याल ये वही राखी है, मैं कोई मेरा ख्याल है वही है, तो आप बच जाएंगे। तो ये जो ग्रह, ये लॉजिक है ना उपाय का, ये वाला है। सर फिर उन्होंने लाल किताब में ये भी लिखा पंडित जी ने कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो इसका मतलब कोई भी जो समस्या है हमारी हल हो सकती है लाल किताब के उपायों हाँ, से। हाँ, मौत से यहाँ ये मतलब है कि जो अटल है उसका उपाय नहीं है, बीमारी का इलाज है। बीमारी देखो ना, हम बीमारी सारे डॉक्टरों के जाते हैं, जो बीमार होता है ठीक हो जाता है दवाई से, कोई 2 दिन से, 4 दिन से। मगर जो नहीं ठीक होते, वेंटिलेटर पे भी लगा दो, वो नहीं ठीक होते।
तो वाकई यहाँ पे कहा पंडित जी ने कि मौत का इलाज नहीं है, कि बीमारी का इलाज है। तकरीबन इलाज हो ही जाते हैं। सर एक और मेरे मन में सवाल आता है और एक प्रैक्टिकल सवाल है कि जैसे हम कई बार नई-नई चीज़ें घर में ले आते हैं। अब हमें पता नहीं होता कि अनजाने में ना हम कोई खराब ग्रह की चीज़ उठा के अपने घर में ला रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि भई जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं और सामान जो आप ले आएँगे तो वो समझ लीजिए कि उस बुरे ग्रह की वस्तु घर पे ले आए और वो एक्टिव हो गया। सर तो फिर क्या सावधानियाँ रखें हम कोई सामान लाते हुए अपनी कुंडली देखें, वर्षफल देखें, क्या ध्यान में रखें सर कि देखो परेशानी ना हो? जो अपने ग्रह है ना, ये अपना पार्ट प्ले कर ही देते हैं, चाहे आप जितने मर्जी होशियार हो जाओ। पंडित ने बड़ी सावधानियां दी हैं कि अगर आपका राहु खराब है तो बिजली का सामान मुफ्त ना ले, या उस साल बिजली का सामान ना ले। अगर बुध खराब है तो कोई बजने वाली चीज ना ले। इस प्रकार उन्होंने ग्रहों का भी, अगर शनि है तो खराब, तो उस साल आप मकान ना बनाएं, या कोई नई गाड़ी ना लें, या नए जूते ना लें। इस प्रकार उन्होंने कुछ सावधानियां दी हैं। मगर जो ग्रह है ये अपना काम करवा जाते हैं, आने के बाद ही पता चलता है कि ये चीज नहीं लानी थी। तो मैंने सर कई बार देखा है, जैसे मैं एक दो टिप देता हूँ। जी। केतु पहले घर में हो तो सोफा बेड वगैरह नहीं लाना चाहिए, मगर उस साल कोई कारण ऐसा बन जाएगा, जरूर आएगा। अगर शनि 11 में हो तो हरे रंग की इंपोर्टेड विस्की कोई जरूर गिफ्ट करके जाएगा। अक्सर चीजें हैं, 100% और 99% है। अच्छा सर। अगर राहु 8वें में है, पहले में है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है कि ससुराल से मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, वो भी खराबी का कारण होता है। शनि 6 में आए तो जूते आदमी को जरूर जरूरत पड़ जाएगी लाने की, जो कि लेने नहीं चाहिए। जी सर, इस बिल्कुल। प्रकार ग्रह अपना रोल प्ले कर देते हैं। अगर आप जानकार हो तो बच भी जाते हो, मगर फिर भी मैंने देखा है जो चीज आनी होती है आ ही जाती है। बिल्कुल। सर अगर मान लो कि सब आ ही जाए वो वस्तु, तो उसका भी कुछ बाद में प्रिकॉशन भी कर सकते हैं, अब पता ना हाँ हो हाँ, आज। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि शनि 11 में हो तो जी। कोई इंपोर्टेड हरे रंग की बोतल घर में हो, या कोई दे जाए तो उसे किसी को दे दो, आगे गिफ्ट कर दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जैसे ससुराल से कोई चीज आए, आप इनकार तो कर नहीं सकते, तो उस चीज की एवज में कुछ पैसे मंदिर में रख दो। अच्छा सर। जैसे मान लो वो मुझे हीटर देंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज देंगे, एसी देंगे, एसी तो 40,000 का है, मान लो मैं उसकी एवज में 1,000 रुपया मंदिर में रखा है, तो इस प्रकार भी कुछ थोड़ा से उपाय पंडित ने बताए। अगर कोई जैसे केतु है, कोई 4 पाई आ जाए तो उसके एक पावे पे चांदी का चौरस टुकड़ा किसी टेप से लगा दो, तो इस प्रकार थोड़ा सा बचा जा सकता है। सर आज ना मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप हमें शुक्र 1 से लेके 12 तक घरों में उनकी निशानियाँ क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं और क्या उपाय की जा सकते हैं? ये आप हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। देखो, शुक्र को जानने के लिए पहले तो देखना चाहिए कि शुक्र की वस्तुएं क्या हैं। शुक्र है ना, ये पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये शुक्र है। और वस्तुओं में जो शुक्र है उसका रंग सफेद है, और सफेद रंग दही का, जैसे दूध के रंग में नीलक होती है ना जी, इसमें दही में पीला रंग होता है, हल्का सा ऑफ वाइट जिसे कहते हैं। दही रंग का जो सफेद रंग होता है वो शुक्र का है। गाय, बैल, ये भी शुक्र है। कपास शुक्र है। कुम्हार शुक्र है। किसान शुक्र है। जो मनियारी का सामान बेचते हैं वो शुक्र है। पशुपालक जो करते हैं वो शुक्र है। प्यार प्रेम, जो हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ये सब शुक्र है। आकर्षण, जो कशिश है, ये शुक्र है। अन्न, हर एक प्रकार का अन्न और उसका बीज, ये शुक्र है। तो ज्वार, अन्न में भी सफेद ज्वार, ये शुक्र की आइटम है। घी जो खाते हैं हम, वनस्पति है या देसी, ये सब शुक्र की आइटम है। मिट्टी, जो जिस मिट्टी में हम रहते हैं जमीन पे, ये भी शुक्र है। तो ये शुक्र की आइटम्स हैं। और शुक्र पंडित की एक कंसेप्ट है, राहु बनावटी ग्रह की। शुक्र में राखी, बदी और नेकी दोनों गुण बराबर हैं। अच्छा बदी सर। राहु और नेकी केतु। राहु जी। और केतु को मिला दो तो बनावटी शुक्र बन जाता है। ये बनावटी की भी मैं कंसेप्ट आज क्लियर कर देता हूँ कि मसनूई, मान जी। लो हाँ, मसनूई, जी। मसनूई उर्दू में कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंग्लिश में वैसे बनाओ। इसकी कंसेप्ट क्या है कि आपका शुक्र खराब है तो राहु और केतु में से केतु शुक्र का दोस्त है, राहु तो उसका दुश्मन है, तो राहु को निकाल दो।
शुक्र भी कुंडली में खराब है, राहु केतु भी मिल रहे हैं, राहु केतु आमने सामने तो मिलते ही हैं, वर्षफल में कोई बंदिश नहीं कि राहु केतु आमने सामने ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि राहु 3 में हो, शुक्र 4, केतु 4 में हो, राहु 3 में हो, वहां आमने सामने की 7वें घर की बंदिश नहीं है। अगर राहु केतु भी मिल रहे हैं, शुक्र भी खराब है, तो राहु का उपाय करने से, यानी कि राहु की अनाज, जौ होते हैं राहु के, ऐसी कोई चीज राहु की जल प्रवाह कर दी जाए, मूलिया जल प्रवाह कर दी जाए, लेड जल प्रवाह कर दिया जाए, तो शुक्र खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये जो मसनूई ग्रह है उसकी कंसेप्ट पंडित ने इसलिए बनाई हुई है, ये उपाय में काम आती है। बहुत आपने ये गहरी और गूढ़ बात बताई है। मुझे पता है कि आज आप बहुत गहरी चीजें हमें बताएंगे सर। और देखो राखी, जो शुक्र है ना, जी ये जब बदी पे आता है, जब बुरे पे आता है, ये जर जोरू जमीन, जैसे मैंने बताया कि स्त्री स्त्री शुक्र होती है, लड़की जब तक वो ऋतुवान नहीं होती, जब तक उसको वो जो मंथली सर्कल नहीं शुरू होता, तब तक वो बुध रहती है, उसके बाद वो शुक्र बन जाती है, या शादी के बाद वो शुक्र का रूप ले लेती है। तो शुक्र जब बदी पे आता है तो शुक्र को कहते हैं जर जोरू और जमीन, यानी कि स्त्री, वेल्थ एंड लैंड। जितने दुनिया में झगड़े हुए हैं इन तीनों के कारण हुए हैं, और जितनी मौतें, जितने जंग हुए हैं, उन तीनों, उन सब का कारण जर जोरू जमीन, यानी कि वोमन, वेल्थ एंड लैंड प्रॉपर्टी, इसके लिए सारे झगड़े हुए हैं। महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज चौहान जो हारा मोहम्मद गौरी से, वो भी संजोगता को ले आया था। तो यानी कि ये शुक्र जब बदी पे आता है तो फिर इसकी बदी का कोई जवाब नहीं, फिर इतनी बदी करवा देता है। अच्छाई पे आए तो इस जितना अच्छा ग्रह नहीं, जो आपको सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं, जो आप ऐश्वर्य का भोग करते हैं, वो सब शुक्र के कारण। तभी मैंने सर ये वाला शुक्र ही लिया है, क्योंकि आजकल सबको शुक्र ठीक रखना बड़ा जरूरी है। तो वो देख लीजिए कि कहाँ वो ठीक कर सकते हैं, उसमें क्या सावधानी रख सकते हैं। देखो राखी, शुक्र को ठीक करने के लिए जी सबसे पहले अपना चरित्र जो होता है ना जी, हाँ जी इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। शुक्र की खराबी तभी आती है जब आदमी का चरित्र गिरता है। चरित्र गिरने का मतलब जब दूसरी औरतों के पीछे भागता है, या कोई दूसरी औरत किसी दूसरे आदमी के पीछे भागती, तो समझो शुक्र खराब होना शुरू हो गया। तो सबसे पहली सावधानी, पंडित ने बार बार, पंडित ने इस चीज को कबूतरबाजी लिखा है। कहीं तो वो कहते हैं कि कबूतरबाजी से बचें, उसका मतलब है जी ऐसे गंदे। कई कई जगह वो लिखते हैं आवारा औरतों से बचें, कई कई जगह लिखते हैं कि अपने चाल चलन को संभाल के रखें, तो शुक्र ठीक हो जाता है। और सबसे बढ़िया, शुक्र को ठीक करना हो, अगर आप शादीशुदा हैं, जितना पत्नी का सम्मान करेंगे, जितना उसको ऊंचा दर्जा देंगे, उतना आपका शुक्र बढ़िया हो। तो सभी जो हस्बैंड है वो अपने पत्नी का सम्मान करें और शुक्र बढ़िया करें सर। बढ़िया कर, और किसी तरह भी ना बढ़िया होता हो तो गाय जी की सेवा नियमित रूप से, अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा रोज गाय को दे। जी आप 4 चपातियां खाते हैं ना, तो जी 3.5 खा लो, आधी गाय को दे दो, अपने भोजन का हिस्सा, तो तो इससे भी शुक्र ठीक हो जाए। उसमें भी ध्यान रखिए सर, लाल किताब वो भी कहती है गाय का रंग भी देखो, सफेद है ये हाँ काली या हाँ लाल। हाँ, नहीं नहीं, आप सेवा, अगर सेवा भाव से कर रहे हैं तो किसी भी करो, अच्छा मगर खास खास ग्रह में, जैसे शुक्र 9 में हो तो सफेद गाय नहीं रखनी चाहिए, या उसकी सेवा काली गाय की ज्यादा फायदा करेगी। अगर सूर्य 7वें में है तो भौंडी गाय, वो जिसके सींग टूटे होते हैं, या लाल गाय, ऐसे पंडित ने उनका मतलब ऐसे जगह जगह पर दिया है। मगर आप सेवा भाव करते हैं, गौशाला में जाते हैं, वहां पे ये थोड़ा कहोगे कि मैंने इसको नहीं देना, इसको नहीं देना। जी तो गाय गाय शुक्र है हर एक तरह की। जी सेवा कर सकते हैं आप, वैसे सेवा मेरे करते तो, हाँ, जब रखना हो तो देखना पड़ता है कि आपका ग्रह कौन सा कहाँ है। वहां जैसे शुक्र 9 में काली गाय रखनी चाहिए। अच्छा रखना हो, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं कि बाहर भी रोटी खिलानी है, कुछ खिलाना है तो फिर ढूंढते हैं कि काली गाय की करनी है तो काली को खिलाएं, नहीं नहीं, तब। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। जी ये अधूरा बहुत, ज्ञान है। तभी तो सर लाल किताब के उपायों की इतनी भ्रांतियां हैं, सबने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हाँ जी। आप हमें जो है ना अब सही पता लगेगा कि क्या, ये आज मेरे को भी पहली बार पता लगा कि रखनी हो गाय
तो आप उस रंग की रखिए, वरना आप सेवा किसी भी गाय की कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शुक्र को, जो बुध है ना, जी, बुध और शुक्र की अभिन्न मित्रता है, बहुत गहरे दोस्त है। जब भी शुक्र तकलीफ में होता है तो बुध उसको मदद करता है। कुंडली में अगर शुक्र, बुध पीछे होना चाहिए शुक्र के, शुक्र 4 बुध 3, जी, अगर ऐसे बोलो पीछे से वो मदद दे देता है शुक्र को। अगर शुक्र पहले हो, बुध बाद के घरों में हो, तो वो पीछे से अपनी नाली नहीं मिला सकता। अगर अच्छा, पहले घरों में बुध, बाद में शुक्र आ जाए तो केतु खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। अगर पहले घरों में शुक्र और, तो राहु खराब हो जाता है। इस प्रकार भी कुछ शुक्र के नियम है। हुँ। सर, तो अभी आप हमें 1 से लेके सभी जो 12 घर हैं कुंडली के, उसके एक-एक करके आप सबको बताइए, क्योंकि सब अब व्यूअर्स भी अपनी कुंडली खोल के देख लेंगे कि किसका शुक्र कहाँ है, उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या निशानी है सर उसकी? देखो, शुक्र को पहले घर में लेते हैं। जी, पहले घर में शुक्र हो तो अमूमन, आजकल तो मुश्किल है, पहले हो जाता था कि कमाई से पहले पत्नी आ जाना। इंसान कमाई भी नहीं करने लगता जब पत्नी आ जाती है। तो या अच्छा, फिर आदमी दिल दिल फेंक, किसी पे भी दिल आ गया, चाहे उसमें वो ना जाति ना पाति ना रंग ना रूप, कुछ नहीं देखता। जैसे रजिया सुल्ताना एक हबशी गुलाम पे मर गई, पंडित ने लिखा हुआ है। हुँ, जी, ये पहले शुक्र की निशानी है। तो पहले शुक्र के में पहले घर में हो तो क्योंकि पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, मंगल का घर है वो, तो 25वां साल शुक्र का होता है। तो 25वें साल में शादी से बचना चाहिए, 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर यहाँ शादीशुदा है तो औरत बीमार रह सकती है, सूर्य की गर्मी से, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च का होता है ना, उसका प्रभाव रहता है। शुक्र मुरझा जाता है, शुक्र कोमल कोमल है। तो पत्नी को अगर बीमार हो तो पत्नी के वजन की सफेद ज्वार मंदिर में रख दो, पत्नी ठीक हो जाती अच्छा सर। किसी भी दिन रख सकते हैं सर ये सफ़ेद है। हाँ, ज्वार? हाँ, किसी भी दिन के समय। पंडित ने किसी उपाय के लिए कोई दिन निश्चित नहीं किया। नहीं कुछ किया। उपाय हैं जिसमें विशेष दिन पे करना चाहते हैं, वरना कोई दिन नहीं। कितनी भी रख सकते हैं सर? वजन जितना औरत का वजन हो। वज़न के बराबर। जी, जी आपने बताया। अब दूसरे घर का शुक्र, जी, दूसरे घर का शुक्र, कहते जो पत्नी होगी वो स्कूल टीचर की तरह हरदम बन ठन के रहने वाली होगी। और जी, आदमी भी ऊपर से सूफियाना, अंदर से आशिकाना, यानी कि वो बातें तो चाहे धर्म कर्म की करे, मगर जी। अंदर से आशिक मिजाज होगा। तो उसे इस चीज से बचना चाहिए। और वहां पे पंडित ने लिखा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चलिए जी। तो इस प्रकार पंडित, और दूसरे घर में शुक्र हो, शुक्र का अपना घर है, तो ये शुक्र का पक्का घर है, क्योंकि शुक्र यहाँ का मालिक है। बृहस्पति का पक्का घर है, वैसे शुक्र की जमीन है, तो जहाँ किसी उपाय की जरूरत नहीं रहती। इसे आप अपने चाल चलन से ही ठीक रख सकते। तीसरा घर, जी सर, तीसरा घर सर। तीसरे घर का शुक्र बहुत बढ़िया बताया गया। इसमें जो पत्नी होती है वो भाई का काम करती है। आपको जरूरत, जैसे भाई जरूरत के काम समय काम आता है ना, तो इस प्रकार पत्नी इंसान की, मतलब भाई की तरह पगड़ी वाली औरत बताया तीसरा अच्छा शुक्र। सर, आप तीसरे शुक्र वाले के साथ, वो आपसे डरेगी, पति से डरती है, मगर दूसरे के लिए बड़ी खूंखार औरत है वो, अगर कोई अच्छा, उसके पति को कुछ कहे। कहे तो। जी, हाँ, और तीसरा शुक्र हो तो मंगल, कहीं भी बद बद हो रहा हो, बद नहीं होता। तो आदमी मंगलीक नहीं रहता, भले ही मंगल कहीं भी हो। ये खासियत है इसकी। ये आप चौथे घर में, मैं थोड़ी थोड़ी सी लाइनें बता रहा हूँ आपको जो इसकी खासियत है। चौथे घर में शुक्र हो तो अमूमन 2 शादियां करवा देता है, जी, या एक पत्नी के होते हुए भी आदमी दूसरी स्त्री के पीछे भागता है। अगर ऐसा हो तो उस आदमी को, अगर तो वो चोरी छुपे ये काम करता है, तो शुक्र जी। बहुत नुकसानदेह होता है। अगर किसी से संबंध हो तो उसे समाज में उजागर कर दे, चाहे उसकी बेइज्जती होती हो, फिर तो ठीक है। नहीं, अच्छा सर, ये तो हाँ, बड़ा नहीं मुश्किल नहीं, उपाय है। हाँ, तो तभी कहा ना पंडित ने भी परहेज रखना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो उसे उजागर कर देना चाहिए, नहीं तो शुक्र बहुत यहाँ बहुत खराब करता है। और चौथे शुक्र में जो पत्नी होती है उसको कई बार गायनिक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई गायनिक प्रॉब्लम हो तो अपने घर की छत पे थोड़ी सी चीकनी मिट्टी किसी थैले में डाल के रख दे छत के ऊपर, तो वो गायनिक प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर फिर भी कोई
पैसे की कमी करे शुक्र यहाँ, क्योंकि चंद्र के घर में है, चंद्र इसका दुश्मन है, चंद्र पैसे का फ्लो है, तो वहां बृहस्पति के उपाय से हल्दी केसर वगैरह कुएं या तालाब में या चलते पानी में डालने से शुक्र ठीक हो जाता सर एक तीसरे शुक्र की भी उपाय बता दीजिए, वो शायद रह गया। है। हाँ नहीं, तीसरे शुक्र में कोई खास उपाय की जरूरत नहीं होती, इतना बढ़िया है। अगर किसी टकराव वगैरह में आए, क्योंकि तीसरा घर बुध का है, तो वहां कोई भी ग्रह तीसरे घर में खराब हो रहा हो तो कंजक सेवा से ठीक हो जाए, कोई भी ग्रह, बुध की मदद ले लेते कोई हैं। भी, हाँ, बुध की मदद। तो अब पांचवें घर पांचवें का शुक्र है। जी इसमें आदमी को शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए। अगर वो माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करता है तो उसके बच्चे उसको बाप नहीं कहते। अच्छा सर। हाँ, तो ये उसके बच्चे होंगे बाप को बाप नहीं मानते, तो उसको अपनी जो शादी है वो अपनी माँ बाप की रजामंदी से करनी चाहिए। जी और उसमें औरत जो उसकी होती है वो गर्मी से जलती रहती है, उसके हाथ, ये पहचान है इसकी। आपके पांचवें घर में शुक्र हो तो आपकी जी जो पत्नी है उसके हाथ पांव से सेक, हर बार ऐसा लगेगा जैसे सेक निकल रहा है, गर्मी अच्छा सर। गर्मी महसूस होती है। ऐसा तो वहां पे दही स्नान, पानी में दही डाल के नहाने से ये ठीक हो जाता है। या कोई चमड़ी की बीमारी हो, क्योंकि शुक्र त्वचा, जो अपनी त्वचा है ये भी शुक्र के अंदर है, जो दाद खुजली है ये भी शुक्र करता है। तो वहां दही स्नान से या दही मलने से, या विशेषकर पढ़ने का गुप्तांग, प्राइवेट पार्ट, दही से धोने से कोई शुक्र का कोई भी वो वहां के कोई इसका दुष्प्रभाव हो वो ठीक हो जाता है। शुक्र छह, जी शुक्र छह के लिए पंडित ने बड़ी बहुत बढ़िया बात लिखी है। कहते हैं, जी पंजाबी की एक कहावत है, लल्लू करे कबलियां रब सिद्धियां पावे। इसका मतलब ये है कि नंबर 6 वाला शुक्र, लल्लू करे कबलियां, अगर बेवकूफी हो और वो बेवकूफियां करे तो भगवान उसी उसी बेवकूफियों से उसको उन्नति दे देता है। मान लो आप आईटी आईटी एक्सपर्ट हैं, जी तो कहाँ तो आपने ये की हुई है, आईटी की, आईआईटी की हुई है, और जी आप खोल के बैठ जाए एक ढाबा अच्छा। रोड साइड पे, हाँ मान लो जी आपने कहा मैं तो ढाबा करूंगी, तो वो ढाबा इतना चलेगा कि जितनी आपने आईआईटी से इनकम करनी थी उससे बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सर। और इसमें शुक्र को लिखा है कि जो पत्नी है, पत्नी को सर का ताज बना के रखे, यानी कि पत्नी की बहुत कदर करे। एक तो इसको अपनी मर्जी से शादी करनी हो ना, आपने देखना छठे शुक्र वाले की जो पत्नी होती ज्यादा सुंदर नहीं होती, मैंने क्योंकि देखी है जी। शुक्र शुक्र यहाँ नीच होता है। तो उसे ज्यादा ना नुक्कर नहीं करनी चाहिए कि मैं, ये पत्नी ठीक नहीं, ये अच्छी है लड़की, जैसी लड़की मिले शादी कर ले, वो लड़की उसके लिए भाग्यवान होती है। और अगर पैसे की तंगी 6 महीने शुक्र वाले को आए और शादीशुदा हो, तो औरत के बालों में, यहाँ पे अगले बालों में, फ्रंट साइड में सोने का क्लिप छोटा सा लगाना शुरू कर दे, तो उससे भी। और वो नंगे पैर नहीं, औरत को, पत्नी को नंगे पैर फर्श पे नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि जो शुक्र की शक्ति है, छठा घर बोलो, जो पैर जमीन, केतु का भी घर है छठा, जी जब वो नंगा पैर जमीन पे लगाती है तो उसकी शक्ति अर्थ हो जाती है, तो उसे जुराब वगैरह, चप्पल वगैरह पहन के रखनी चाहिए, उससे शुक्र मजबूत रहता है। सोने का क्लिप दे दें, बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल। सर। और अगर वो क्लिप अपने दहेज में ले आए वो सबसे बढ़िया। पति का खर्चा ही नहीं हुआ ना सर, ये और भी अच्छा हो गया। नहीं, ठीक। मगर जहाँ खर्चे से ना घबराए, अगर नहीं लेके आई या नहीं अफोर्ड करते तो खुद बना के दे दे। अब और शुक्र साथ से। ये शुक्र साथ, जो जो मैंने जो जमीन कही थी ना जी, जी अब मैं आपकी उसको थोड़ी चीज बताता हूँ। छठा घर शत्रु का है, शत्रु का, जी रोग और शत्रु का। सातवां घर स्त्री का या पति का है। सातवां घर शुक्र, तुला राशि है ना, शुक्र जी की राशि है। हाँ जी छठा घर शत्रु का है, आठवां घर मौत का है, यानी कि शुक्र के इधर शत्रु इधर मौत। जी शुक्र बिल्कुल। के कारण ही शत्रु पैदा होते हैं, उनके कारण ही वो मौत का कारण बनते हैं। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात। ठीक है ना जी। तो जी यहाँ पे जो शुक्र को ठीक रखना बहुत जरूरी है। सातवें शुक्र में जो आदमी होता है और औरत होते हैं, ये बराबर डिग्री पे रहते हैं, जैसे जैसे आप वैसे मैं। औरत उससे दब के रहना पसंद नहीं करती, ना दबा के रखना चाहिए, सेम स्टेटस रखना चाहिए।
तो यहाँ शुक्र बहुत बढ़िया रहता है। और सातवें घर का शुक्र जैसे कि ग्रह फल का होता है ना, एक एक यहाँ पे दो कंसेप्ट है, ग्रह ग्रह फल, एक राशि फल। ग्रह जी फल के ग्रह का उपाय कोई नहीं होता। शुक्र का जनरल उपाय यही है कि अगर आप तंग पंग हो तो गाय की सेवा करें, पत्नी का सम्मान करें, ये दो काम। जी, उपाय नहीं कर सकते। जी सर। नहीं, उपाय कर सकते हैं। मान लो पहले घर में सूर्य हो, सातवें में शुक्र हो, पहले घर में मंगल हो, सातवें में शुक्र हो, तो दोनों जी, ग्रहों से मिलके कोई उपाय, कोई परेशानी खड़ी हो, वो तो हो सकता है। अदरवाइज अकेला शुक्र है, उसका कोई उपाय नहीं। अब आठवां शुक्र शुक्र, 8 जी, शुक्र 8 को बोला है जी, जली हुई मिट्टी। शुक्र 8वां मंगल का घर है, तो यहाँ जो औरत होती है बड़े गर्म स्वभाव की होती है, तो उसके स्वभाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसको कुछ आप डांट डपट कहोगे ना, 8वें शुक्र वाले की बीबी जो गलत बात बोल देगी, कोई बुरी बात, वो पक्की पूरी हो जाएगी। अगर वो अच्छी बात कहे, वो भले ही पूरी ना हो, बुरी बात जरूर पूरी हो जाएगी। तो 8वें शुक्र वाले को अपनी औरत को सताना नहीं चाहिए। और 8वां शुक्र एक ऐसा भी पंडित ने कहा कि कोई ना कोई 8वें शुक्र वाली औरत हो या आदमी हो, उस पे कोई ना कोई औरत या आदमी मर ही जाता है जी। तो वो मगर कुछ दिन साथ रह के वो चाहे आवाजें देती रह जाए या देता रह जाए, फिर वो सुनता नहीं। वो कहते हैं हमने तो शादी के इतने दिन इकट्ठे रहे शादी की तरह, तो वहां पे वो सुनता नहीं या सुनती नहीं। तो 8वें शुक्र के लिए अपने चरित्र को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। अगर इसमें शनि भी साथ में या राहु साथ में मिल जाए, तो निश्चित रूप से चरित्र खराब होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो यहाँ पे हाँ, अपने आप को ठीक रखना चाहिए। और औरत के स्वभाव के लिए कहा है कि अगर दाल में नमक ज्यादा हो ना, तो उसे कहिए कि दाल में नमक ज्यादा है मगर स्वाद है। अच्छा, जी सर। प्रेम से उससे बात करना है, प्रेम। और और गुस्सा अगर शुक्र, हाँ हाँ जी, और अगर शुक्र 8वें में धन की तंगी दे रहा हो जी, या गृहस्थी में दुख दे रहा हो, तो गंदे नाले में फूल फेंकना। आम किसी भी रंग का फूल, फूल कोई भी हो, वो बुद्ध है। तो गंदा नाला जो है, 8वां स्थान है जो गंदा नाला है, जी, तो वहां पे आपने फेंकना है उसे। कुछ दिन फेंकिए। वैसे तो 43 डेज का नियम है। अगर शुक्र 8वें में आया हो तो 43 डेज वो भी फेंक सकते हैं। तांबे का पैसा फेंक सकते हैं, तो वहां शुक्र को मदद मिल जाती कोई भी फूल फेंक सकते हैं सर? है। कोई भी किसी भी रंग का। जी। सर, एक और आपने जैसे ये कहा कि शुक्र 8 वाले की जो पत्नी है, कुछ भी बोलती है तो वो सही होता है। तो वो हाँ। उसके पति के लिए सही होता है या हर किसी के लिए वो गलत बोलेगी तो सही नहीं, होगा? हर हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। अच्छा, इसलिए उसकी पत्नी को हिदायत देनी चाहिए भी, किसी को बुरा मत बोलना। तो जी, किसी को क्यों क्यों बुरा बोलेगी? वो तो पति पत्नी का झगड़ा हो ना। तो अब तो नहीं ऐसी बातें, हमने तो अपने गांव में रहते तो सुनी हुई हैं। और पत्नी आदमी को लड़ाई में कह दी तेरा बेड़ा गर्क। जी, सर हाँ बिल्कुल। सर जैसे कि शुक्र यहाँ शमशान में बैठा है, ऐसे मतलब कहते हैं कि बड़ी शमशान में अगर कोई सजी-धजी औरत हो तो उससे सब डरेंगे ही, तो मतलब वो औरत भी थोड़ी इरिटेट रहती है क्योंकि वो ऐसी जगह पे बैठ गई है शुक्र, हाँ हाँ, डेलिकेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उसी वो भी हाँ, बिल्कुल उसी इरिटेशन के लिए जली हुई मिट्टी, मिट्टी औरत को कहा ना, मैंने पहले ही कहा, पंडित ने कई जगह मिट्टी मिट्टी का जो औरत का पर्याय ढूंढा तो मिट्टी लिखी है वहां। जी, जैसे छठे शुक्र को लिखा मिट्टी की पूजना बढ़िया होगी। मिट्टी का पूजना मतलब औरत का सम्मान करना बढ़िया होगा। जली हुई मिट्टी, जला हुआ स्वभाव, तो जी, उसको शांत रखना ही ठीक ठीक है सर, शांत रखेंगे। जी, सर अब शुक्र 9 में सर। है। शुक्र 9 में हो तो मंगल बद का असर देने शुरू कर देता है। शुक्र 9 में हो तो आप देखना कि पत्नी अक्सर बीमार रहती है या हो सकती है। उसके लिए, उसकी जो तबीयत को ठीक रखने के लिए, उसकी बाजू में चांदी का कड़ा, उसके ऊपर लाल रंग करके वो जरूर रखना चाहिए उसके हाथ में। और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो नीम के पेड़ में 9 टुकड़े चांदी के दबाने, या घर में चांदी की डब्बी में शहद रखना, ये भी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 9वें शुक्र वाला जो आदमी होता है, वो बहुत मेहनती होता है। उसके लिए पंडित ने कहा है कि ये तो ठीक है कि जो मेहनत का खाना कमाना सबसे बढ़िया बात है, पर इतना भी क्या, मेहनत की खून ही बहने लग जाए तो उसको आराम करना भी जरूरी है। और 9वां जो शुक्र है, कई बार वो पति पत्नी में जुदाई का सबब भी बन जाता है। भगवान राम के 9वें शुक्र था,
तो सीता कभी वनवास, कभी यहाँ कभी वहां, कभी रावण ले गया। तो इस प्रकार जैसे आजकल है, पति पत्नी नौकरी करते हैं, पति की नौकरी बेंगलोर में लग गई, पत्नी की गुड़गांव में लग गई। हाँ जी। तो ये कुछ कभी ना कभी कुछ ऐसी दूरी किसी न किसी कारण से बन सकती बस। है। हाँ, तो उसके लिए मैंने जो बताया कि पत्नी के हाथ में चांदी का कड़ा, उसमें लाल रंग का मीना, मीना ना हो तो लाल रंग की नेल पॉलिश फेर दें, चांदी का कड़ा जरूर हाथ में रखना। अगर गृहस्थी में ज्यादा परेशानी आ रही हो तो नीम के पेड़ में 9 टुकड़े छोटे छोटे चांदी के स्क्वायर वो रखने चाहिए, या चांदी की डब्बी में शहद, चंद्रमंगल की सहायता यहाँ पे लेनी चाहिए। जी, एक ही बार करना है सर ये? है एक ही बार। एक ही बार। नहीं, अगर जी। अगर बार वर्षफल में 10-12 साल बाद शुक्र फिर वहां आता है, फिर कर सकते हो। सर अब शुक्र 10 के बारे में बताइए। शुक्र 10 का बहुत बढ़िया होता है। शुक्र 10 क्योंकि शनि का घर है ना, शनि का पक्का घर है। शनि शुक्र का परम मित्र है, परम मित्र। इतनी मित्रता शनि की कि जब शुक्र की एक आंख चली गई, शुक्र काना हो गया। अच्छा जी। शुक्र की एक आंख थी, इसके एक छोटी सी कहानी कहो तो सुना दूं। नहीं, जरूर जरूर सर, बिल्कुल। जब राजा बलि ने यज्ञ किया तो उसने तीनों लोग जीतने के लिए यज्ञ किया था। तो देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए कि ये राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वो तीनों लोकों पे उनका स्वामित्व हो जाएगा, तो इसे रोकिए आप। तो भगवान ने वामन अवतार लिया और वो बलि के वहां पहुंच गया कि मुझे 3 पैर धरती चाहिए। राजा बलि दानी बहुत थे, तो उन्होंने कहा कि तीन तीन पैर धरती, इतना बौना सा बच्चा है, इसलिए इसके 3 पैर में कितनी धरती आएगी। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम ले लो 3। कहते पहले संकल्प लो। बलि दैत्यों का राजा था, उसके गुरु शुक्र थे। आपको पता है शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो शुक्राचार्य उस सुराही में घुस गए कि ताकि संकल्प का पानी ना निकल सके। तो भगवान विष्णु तो, वामन तो विष्णु थे, उन्होंने कहा कि संकल्प के लिए पानी नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक तिनका उठा के उसकी सुराही की नाली में डाला, भी पानी रुका हुआ है। वो शुक्र की आंख में लगा, तो शुक्र की आंख फूट गई, वो बाहर निकल आया। तो उन्होंने संकल्प लिया, तो 3 पैर धरती नापी, उसमें तीनों लोक नाप दिए। जी सर, आप सर शुक्र 10 के बारे में बताइए सर। हाँ, शुक्र 10 में बहुत उत्तम होता है। शुक्र 10 शनि का पक्का घर है और शनि का ये अभिन्न मित्र है। तो इसलिए यहाँ पे जब शुक्र होता है तो पत्नी बहुत ही समझदार होती है। शनि की समझदारी, चालाकी समझिए, या उसकी क्लेवरनेस, पत्नी बहुत क्लेवर होती है और पति का साथ देने वाली होती है। तकरीबन 10वें शुक्र वाले से, शुक्र वाली पत्नी से पति थोड़ा सा दब के रहते हैं, और कहते हैं शुक्र 10 में पत्नी साथ हो, अगर सफर कर रहे हो तो हादसा नहीं हो, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता। ये बड़ी खासियत है इसकी 10वें शुक्र की। अच्छा सर। तो शुक्र और जो शनि है, इतने पक्के घनिष्ठ मित्र हैं, तो इनकी मित्रता ऐसी है कि ये शुक्र को शनि ने अपनी एक आंख दी हुई है। तो मैं पहले शुक्र के चैप्टर में जब हमने शुरू किया था, ये बताना भूल गया जी। कि सूर्य और शनि आपस में बाप बेटे हैं, जी। मगर सूरज और शुक्र की आपस में दुश्मनी है। तो जब ये इनकी आपस में लड़ाई होती है, आमने सामने होते हैं, तो बजाय किसी एक दूसरे को नुकसान देने के शुक्र मारा जाता है। सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र मारा जाता है, यानी कि सूर्य देख शनि को तो शुक्र बर्बाद होगा, ये पंडित ने लिखा हुआ है। तो इसके पीछे जो गुरु कहानी सुनाते थे क्या है, बाप बेटे के झगड़े में शुक्र कहां से आ गया, शुक्र क्यों अपनी कुर्बानी देता है। हाँ जी। तो उसमें वो वामन अवतार की कथा सुनाते थे कि राजा बलि थे दैत्यों के गुरु, राजा, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो राजा बलि ने यज्ञ किया सारी धरती को नापने के लिए, सारी धरती और तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सबको जीतने के लिए यज्ञ किया। तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर ये तीनों लोक ले गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके बलि के यज्ञ में पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पैर धरती चाहिए। तो बलि बहुत दानी थे, उन्होंने कहा कि ये छोटा सा बौना बालक है,
इसके 3 पैरों में कितनी धरती आएगी। मगर शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, वो समझ गए कि ये भगवान की लीला है। तो वो जब संकल्प दान का संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य सुराही में घुस गए। तो वामन तो विष्णु थे साक्षात, उन्होंने कहा कि ये संकल्प का पानी नहीं आ रहा, मैं इसकी नाली खोलता हूँ। उन्होंने उस नाली में तिनका मारा तो शुक्र की आंख पे लगा। तो शुक्र वहां से तड़पते हुए बाहर निकले, उनकी एक आंख फूट गई। तो शुक्र को बहुत सुंदर औरत कहा गया है। तो शनि इतना मित्र है शुक्र का, उसे इसका एक आंख वाली कानी औरत वो उससे देखी ना गई। तो शनि ने अपनी एक आंख शुक्र को दे दी। तो उस शुक्र की वो शनि की आंख देने, इसके बाद भी काफी चीजें हैं कि शनि की ये एक आंख है, शनि अब एक ही आंख से सबको देखता है, यानी कि न्याय का देवता है ना, उसके लिए सब बराबर है एक ही आंख से। ये भी एक इसका गूढ़ रहस्य है। तो वो शुक्र को जब शनि ने अपनी आंख दी तो जो वामन अवतार ने आंख फोड़ी थी, तो तब से जो शुक्र है शनि का एहसानमंद है। और सूर्य शनि के झगड़े में जब दोनों का झगड़ा होता है तो शुक्र अपनी कुर्बानी दे देता है। तो उसमें पंडित जी लिखते हैं कि सूर्य जब शनि को देखता है तो शुक्र बर्बाद होगा, मगर शनि जब सूर्य को देखता है तो वहां वो शुक्र की कुर्बानी नहीं लेता, वहां बल्कि शुक्र आबाद होगा। और 10वें घर में अगर शुक्र खराब कर रहा हो, पैसे की तंगी कर रहा हो, तो यहाँ शनि की मदद लेनी चाहिए। शनि के बादाम, शनि का तेल या कपास, शुक्र की अपनी आइटम ये मंदिर में देनी चाहिए, तो इससे शुक्र ठीक हो जाता है। सर इसके साथ आपने ना बड़ा एक गूढ़ बात बताई, जैसे हम कहते हैं कि एक नजर से सबको देखना। तो जी जी अभी तक मेरे को उस चीज का नहीं पता था कि भाई हाँ सबको एक समदृष्टि से या एक ही नजर से देखना। तो इसका मतलब ये है कि शनि की एक आंख है और वो न्याय के देवता है। हाँ, तो तो खैर, न्यायाधीश के लिए समदर्शी होना सबसे पहला गुण है। जी, और उसके साथ जैसे हम कहते हैं एक आंख से, वो उसका यही मतलब है गूढ़ हाँ, जो यही मतलब है। हाँ, यस यस। सर, बहुत तो बहुत ये वैसे धन्यवाद। हम गुरुओं के साथ बैठते तो ऐसे खाली समय में गूढ़ ज्ञान की काफी बातें वो समझाते थे या करते थे। लाल किताब के और भी कई चैप्टर आएंगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। तो जैसे वो भगवान राम का विषय सुनाया आपको मैंने कि शुक्र नौमी में हो हाँ जी, तो पत्नी से किसी न किसी कारण दूरी बन जाती। बिल्कुल। तो अब आते हैं शुक्र नंबर 11। शुक्र नंबर 11 वाले को ऐसी पत्नी से शादी करनी चाहिए जिसके कम से कम 3 भाई हों, जो ये आजकल संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो एक भाई अवश्य होना चाहिए, जी, उससे व्यक्ति की और सेहत और गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया रहता है। अगर पत्नी का एक भाई हो, अच्छा, अगर तीसरा घर खाली हो तो ये शर्त बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि 11वें घर का तीसरा घर है जो मंगल का घर है। अगर जी। शुक्र के भाई होगा, मंगल होगा, तो शुक्र बहुत लाजवाब काम करेगा। अच्छा सर, हाँ, मंगल की तो सपोर्ट। जी, मंगल की सपोर्ट। अगर मान सपोर्ट। लो भाई नहीं है, जैसे आजकल तो एक ही बच्चा होने लग गया ना, हाँ या जी, और आने वाले समय में शायद एक ही रह जाए, एक ही लड़की एक ही लड़का। तो वहां पे अपना तीसरा घर जगा लेना चाहिए, हाथ में तांबे का कड़ा, मंगल या मूंगा धारण करके उंगली में जी, तीसरा घर जगा ले, और गले में लॉकेट पहन ले, कोई भी मानिक पहन ले। सूर्य गले में हो गया, मंगल तीसरे में हो गया, शुक्र 11 में हो गया, तो फिर कोई बैड रिजल्ट नहीं। और नहीं। शुक्र 11 में त्वचा रोग देता हो, चमड़ी के रोग, जी, तो वहां शनि की मदद ले सकते हैं आप दवाइयों के साथ। मतलब मछली का तेल या लोहे का फौलाद का कुश्ता किसी योग्य वैद्य से पूछ के। शारीरिक कमजोरी भी देता है 11वां शुक्र। तो 11वां शुक्र शारीरिक कमजोरी दे तो वहां पे अगर केतु भी खराब हो तो वहां सोने की मदद कही है पंडित जी ने कि दूध में सोना बुझा के पीने से सेहत ठीक रहती है। यानी कि गृहस्थ जीवन में अगर कमजोरी फील हो तो सोने का उपयोग या चंद्र का चांदी का उपयोग या लोहे का, शनि की चीजों का, कुश्ता फौलाद, कुश्ता चांदी या सोने की भस्म या सोने को हुआ, या किसी योग्य की वैद्य की परामर्श से आप ले सकते हैं। पंडित ने इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई शारीरिक कमजोरी हो तो शनि या चंद्र या सोने बृहस्पति
इनकी मदद से वो ठीक की जा सकती। अब आगे शुक्र 12 लास्ट घर है। जी तो शुक्र 12 में उच्च होता है, मगर ये बृहस्पति का घर भी है और राहु राहु की भी पार्टिसिपेशन है 12वें घर में, राहु का भी पक्का घर है। जी तो शुक्र और राहु की दुश्मनी से 12वें घर में जो शुक्र होता है वो पत्नी कामधेनु गाय का काम करती है, यानी कि जो मांगो मिल जाता है। और पत्नी पति का सारा दोष वो अपने सर पे ले लेती है, यानी कि उसका दुर्भाग्य अपने सर पे लेके वो अक्सर बीमार रहती है। पत्नी पति के बुरे कर्मों का फल पत्नी को भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पति है उसको बिल्कुल सात्विक स्वभाव से रहना चाहिए और पत्नी के हाथों कुछ ना कुछ दान दान करवाते रहना चाहिए ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। अगर पत्नी की सेहत ज़्यादा खराब हो तो किसी विशेषज्ञ से राय लेके किसी वीराने में कुछ थोड़े से नीले फूल गुरुवार की शाम, यानी कि राहु की पक्की शाम, वीराने में दबाने से भी शुक्र ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार ये मैंने बड़ा संक्षेप में, अगर वैसे तो हम बोलने लगे एक एक ग्रह एक एक घर पे हम एक एक घंटा बोल सकते हैं, मगर वो वक्त इसकी इजाजत नहीं देता, ना आपको ना मुझे। तो इसलिए संक्षिप्त में जो मुझसे हुआ तो मैंने बताने की कोशिश की। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा हमें बताया सर। सर एक बात बताइए, जैसे आपने शुक्र 1 से 12 घरों में बताया, तो जो आपने इसके उपाय बताए या सावधानियाँ बताई, तो वर्षफल में अगर किसी के शुक्र इन घरों में आ जाता है, तो वो तब कर वही सकता है। यस कर यस, रख सकते हैं। अगर शुक्र 12वें में आए तो गुरुवार की शाम को नीले फूल आप दबा सकते हैं। शुक्र 8वें में आए तो आप जी, गंदा फूल एक गंदे नाले में एक फूल फेंक सकते हैं 43 डेज। तो शुक्र 6 में आए तो दही, 5 में आए तो दही स्नान कर सकते हैं आप। सकते हैं। वैसे तो ये 5 और 6 में हमेशा के लिए लिखा हुआ है। शुक्र 4 में आए तो शुक्र शादी ना हो रही हो तो आड़ू की गुठली में सुरमा भर के आप वीराने में दबा, खेती वाली जमीन जिसके ऊपर घास हो, अच्छा सर, जिसके ऊपर घास आड़, हो। हाँ आड़ू की गुठली उसमें सुरमा भर के वहां दबा सकते हैं अगर शादी में रुकावट कर रहा हो शादी में, जी। तो या इसके गृहस्थ साथ-साथ जीवन में कोई तनातनी खराबी, हो। जी। तो आपने इसके साथ-साथ वर्षफल में भी क्या सावधान मतलब हम उपाय कर सकते हैं, वो भी साथ में बता दिया। जी सर आपका ना इतने सालों का अनुभव है, इतने सालों का, तो इस समय में सर कोई क्योंकि सर लाल किताब या कोई भी ज्योतिष विधा है, उसको आप या हम नहीं कर सकते, वो भगवान ही चुनते हैं, किसने क्या, किनसे क्या कराना है। तो सर इस आपके अनुभव में इतने सालों में सर कोई ऐसे केस भी आए होंगे जो आपको लगा होगा कि बहुत अच्छा हो गया आपके इस ज्ञान से, तो कोई आप साझा कीजिए सर ऐसा कोई आप। राखी, ऐसे तो बहुत केस हैं, अब तो मुझे तो खैर याद भी नहीं, मगर मैं सुनाता हूँ बड़ी चीज। जी, जी। मेरे एक मित्र थे, उनका तबादला हो गया बॉम्बे। तो वो जाना नहीं चाहते थे, घर में बच्चे बहुत छोटे थे, पत्नी बहुत कम उम्र की थी, तो वो जाना नहीं चाहते। कहते मेरा चला गया तो ये पीछे ये बहुत तंग होंगे, तो अशोक जी कोई देखो कुछ उपाय ये बनता है कि नहीं। तो मुझे ये अपने गुरुजी का उपाय एक याद आ गया, तो मैंने बिना कुंडली देखे करवाया। कुंडली भी देखी तो कुंडली में ट्रांसफर केतु खराब आया हुआ था कि ट्रांसफर हो जो मन मर्जी की जगह पे ना हो, अपनी मर्जी के बगैर जाना पड़े, बच्चों से दूर। केतु शायद तीसरे घर में था। तो मैंने उन्हें एक उपाय करवाया कि 100 कुत्तों को आप एक ही दिन में खीर खीर खिलाओ तो शायद ये काम रुक जाए। तो उन्होंने 100 कुत्तों को एक ही दिन में खीर खिलाई। वो सुबह से निकले, शाम तक सारा दिन वो घूमते रहे हाथ में बाल्टी खीर की लेके, 100 कुत्तों को खीर खिला दी। और अनएक्सपेक्टेडली तीसरे दिन उनकी जो ट्रांसफर थी वो रुक गई कि वहीं आप उसी स्टेशन पे रहेंगे जहाँ पे। ये तो मुझे एक किस्सा तो याद है, ऐसे कई किस्से हैं, अब पता नहीं कौन कौन सा कोई याद आए ना आए। सर एक ना मेरी एक आपसे एक सवाल है कि लाल किताब किसी को तो कह देती है कि आपने बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करना, कुछ खुशी नहीं मनानी, कुछ अपनी खुशियों का दिखावा नहीं करना। और होता भी है कि कोई व्यक्ति ने खुशी मनाई नहीं, कुछ अच्छा मतलब बैंड बाजा बजा नहीं उसके घर, तो उसका नुकसान हो गया या कोई एकदम समस्या आ गई। और किसी को लाल किताब ये भी कहती है कि आपके लिए पूरा मतलब ओपन खुला है कि आप कुछ मर्जी दिखाओ कुछ। तो इसका क्या लॉजिक है सर? वो राखी, इसमें एक दो कंडीशंस हैं, जैसे मंगल छठे घर में हो हाँ या जी। शनि पहले 5वें घर में हो तो धूमधाम धमाके से
उत्सव वगैरह नहीं मनाने चाहिए। या कोई उत्सव वगैरह आप करते भी हैं तो मिठाई की बजाय नमकीन बांटिए, तो उसमें फिर ये कुछ राहत मिल जाती है। वैसे जो पंडित ने लिखा है उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा है। हम जब मैं फरवाले जाता था ना, तो पंडित जी के जो भतीजे थे वो मुझे मिलते थे, तो वो कहते थे पंडित जी को रात को पंडित जी के कमरे से आवाजें आती हैं, पता नहीं कोई ऐसी रूहें उनको किताब लिखाती की जो कि पंडित जी लिखते थे खुद। तो ऐसा वहां पे जो लोगों का चलन था कहने का, तो पंडित को बड़ा ये दिव्य ज्ञान उन्होंने कहाँ कहाँ से लिया है, वहां तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। फिर भी बड़े व्यक्तियों ने कोशिश की है और बहुत पहुंचे भी हैं। इसमें बहुत अपने इसकी विवेचना करने में लोगों ने बड़ी मेहनत की है और अपने अपने हिसाब से बहुत ठीक काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मगर इसमें ना, इस किताब को कोई पढ़ना चाहे तो या सीखना चाहे उसे बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। मैं मान लो 600 बार इस किताब को पढ़ा है, तो आज भी मैं लेके बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लाइनें मैंने नहीं पढ़ी। ये इसका रहस्य है। आप भी देखिएगा, आप भी जी, जितनी मर्जी पढ़ लोगे, जब आप कोई लाइनें ऐसी आ जाएगी, कोई पैरा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और ये अपना कोई आपके दिल में कोई शंका है, आप बार बार पढ़िए, वो शंका किताब ही बता देगी कि ये शंका ऐसी है। अपना भेद ये आप ही खोलती है। जी। बाकी अगर कोई योग्य गुरु मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, जैसे मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा रही। जी, आप पर कृपा रही सर। मैं वैसे व्यूअर्स के साथ यहाँ एक छोटी-सी अपनी बात भी साझा करनी चाहूँगी। जब 2022 में मैंने लाल किताब पढ़नी शुरू की, पहले मैं वैदिक कर रही थी, तो अचानक से आपका वीडियो सामने आया और आप यकीन मानिएगा सर कि उसमें जो-जो बात बोली गई थी, चंद्र 5 की या सब, वो इतनी सटीक थी कि मैंने उस दिन से लाल किताब पढ़नी शुरू की। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि आपके साथ में बैठ के मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपसे बात कर पाऊँगी या पॉडकास्ट कर पाऊँगी। सर, ये पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा हुई। तो नहीं नहीं, ये आपका चंद्र 5 है, जी, मेरा चंद्र 5 है। तो आप अपने दिल का जो अपने सीक्रेट ना किसी से शेयर करना, उसी दिन मार खा जाओगी। अपना शेयर नहीं। अपना सीक्रेट अपने आप ही अपने पास ही रखना। जब भी किसी को अपनी प्लानिंग बताओगी या अपना सीक्रेट बताओगी ना, तो वहां खराब हो जाएगा काम। ये एक टिप दे रहा हूँ आपको। जी, थैंक यू सर। आपका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी आज बात है सर। नहीं नहीं, आपने आपका भी धन्यवाद। आपने भी अपने दर्शकों से मुझे रूबरू कराया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सर एक ना आप आपके अनमोल खजाने से सर हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसी सुपर रेमेडीज दे दीजिए जिससे उनको परिवार में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि अब सबको हमारे व्यूवर्स कहते हैं पैसे आए क्योंकि ये सबको चाहिए। तो क्या ऐसे किया जा सकता है सर? आप ये आशीर्वाद पंडित सब जी लोग। ने, बिल्कुल, पंडित जी ने एक ही बात कही है कि कोई भी जिंदगी का कोई भी आपको दुख तकलीफ हो, तो ये जो अपने भोजन का हिस्सा है ना, आप जितने अपने भोजन में से एक चपाती निकालो, उसके चार तीन हिस्से करो। आधा गाय को, उससे आधा कुत्ते को, उससे आधा कौवे को, कौवे ना मिले तो पक्षियों को। यानी कि गाय, कौवा या गाने गाय, पक्षी और कुत्ते, इनकी सेवा कर, इनमें से कोई भी मिले उसे दे दो। इन तीनों जानवरों की सेवा करने से, इन तीनों जीवों की सेवा करने से सारे ही ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई जो आप हैं, नियमित रूप से पक्षियों को चारा या चींटियों को चारा या गौशाला में गाय की सेवा या इस प्रकार के कुत्तों की सेवा, ये आप करते रहे तो आप कई प्रकार की विपत्तियों से बच सकते हैं। ये तो पंडित का मूल मंत्र है, किताब में लिखा हुआ। बाकी किताब के पहले पन्नों में लिखा है दान कल्याण है। दान जी, कल्याण, कुछ ना कुछ बांटते रहिए, जितना दान करेंगे उतना बढ़ के आता है आपके पास। जी, दान बढ़िया। देने से कोई गरीब नहीं हुआ आज तक। जी, तो देते रहिए बस, देते सबको रहिए, बाँटते रहिए। अब जी, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार। जी। जैसे आप बाँटते रहते हैं अपना ज्ञान सर, सबके साथ नहीं, सर। नहीं, मैं तो ये बांटने से बढ़ता है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों पे कुछ असहमत भी होंगे, कुछ उनसे मैं सीखूंगा, कुछ ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। जी, सर ये आपकी ग्रेटनेस है सर। सर आज आपने सर हमारे साथ ना बहुत जो हमें बहुत रहस्यों को आपने खोला और ये हमारे लिए ना कोई खजाने से कम नहीं, और आपका आना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर।
और आपके साथ नहीं, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सर पॉडकास्ट करना हमें, और हमारे व्यूअर्स को भी मुझे पता है कि बहुत पसंद आएगा सर। तो आप आते रहिएगा सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप जब भी बुलाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जरूर समय दूं। जी सर, आप गॉड समझिए आपका ही है ये चैनल सर, और आप नहीं, नहीं, आते बिल्कुल रहिएगा, बिल्कुल। आपके होते रहे हमें हमें सौभाग्य गॉड मिलता ब्लेस यू। गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। गॉड। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार सर। अगर आज की बातचीत ने आपके दिल को छुआ हो और आपके ज्ञान में कुछ इज़ाफ़ा किया हो, तो आप अपना ये ज्ञान अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो प्रकाश है, वो सब तक पहुँच सके। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपनी किस्मत को अपने कर्मों से सँवारते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।